नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास थायराइड ग्लैंड। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो थायराइड ग्लैंड आपके पास एक बटरफ्लाई शेप ग्लैंड होता है जो कि नेक रीजन में आपके पास जो है वो प्रेजेंट होता है। इसकी दो लोब्स होती हैं, एक ही आपके पास लेफ्ट साइड पे नजर आ रही है, एक आपको राइट साइड पे नजर आ रही है। तो दो इसकी लोब्स होती हैं जो कि लेरेंक्स के नीचे प्रेजेंट होती हैं। लेरेंक्स की आपके पास व्हाइट कलर का जो है वो लेरेंक्स नजर आ रहा है, इससे नीचे आपके पास ये थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट है। अब थायराइड ग्लैंड की तीन मेन स्क्रीशंस होती हैं, तीन हार्मोन जो है वो ये स्क्रीट करता है। एक आपके पास है T4 हार्मोन, दूसरा आपके पास है T3 हार्मोन, और उसके साथ आपके पास है कैल्सिटोनिन। ठीक है, तो अभी हम लोग जो है वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। तो हम लोगों ने बात की है कि आपके पास थायराइड ग्लैंड है वो कहाँ पे प्रेजेंट है। आपके पास बिलो लेरेंक्स प्रेजेंट है। ठीक है, व्हाइट कलर का जो आप लोगों ने लेरेंक्स देखा था, जिसको वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है, उससे नीचे आपके पास जो है वो प्रेजेंट होता है। और इसकी दो लोब्स होती हैं, यानी कि दो हिस्से होते हैं। बटरफ्लाई शेप का ये ग्लैंड होता है जो कि नेक रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके आपके पास मेनली तीन स्क्रीशंस हैं, यानी कि तीन हार्मोन्स को स्क्रीट करता है। सबसे पहले आपके पास आ जाता है T4 हार्मोन, जिसे थायरोक्सिन का नाम दिया जाता है। T4 इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर 4 आयोडीन्स आ जाते हैं। ठीक है, टेट्रा आयोडो थायोनिन कहा जाता है। टेट्रा का मतलब है 4 और आयोडो आयोडीन से निकले। ठीक है, तो इसको टेट्रा आयोडो थायोनिन भी कहा जाता है। इसके अलावा जो सेकंड स्क्रीशन है इसकी, वो आपके पास है T3, जिसे ट्राई आयोडो थायरोनिन कहा जाता है, यानी कि इसके अंदर 3 आयोडीन प्रेजेंट है। थर्ड आपके पास इसकी स्क्रीशन है कैल्सिटोनिन। अभी हम लोग जो है वो बारी बारी तीनों के जो है वो फंक्शंस देखेंगे। अच्छा जी, तो बात करते हैं इसकी स्क्रीशन की। तो हम लोग कहते हैं कि इसकी जो स्क्रीशन है वो आपके पास थ्रू आउट लाइफ जो है वो चलती रहती है, यानी कि पूरी जिंदगी आपके पास क्या है कि थायराइड की स्क्रीशन जो है वो चलती रहती है। क्यों चलती रहती हैं? क्योंकि मेनली इसका काम होता है आपके बेसल मेटाबॉलिक रेट को ज्यादा करना। बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या है? बेसल का मतलब होता है बेसिक, मेटाबॉलिक रेट का मतलब है मेटाबॉलिज्म, यानी कि जितने भी केमिकल रिएक्शन विद इन लिविंग बॉडी हो रहे हैं उसे हम लोग मेटाबॉलिज्म का नाम देते हैं। तो बेसिक मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस को ये क्या करता है? स्टिमुलेट करता है, यानी कि उनको ज्यादा करता है। अब बेसिक मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या है? फॉर एग्जांपल ग्लूकोज की ब्रेकडाउन, प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन, लिपिड्स की ब्रेकडाउन, जितने भी केमिकल रिएक्शंस जो कि इंपॉर्टेंट हैं लाइफ को सस्टेन करने के लिए, उनको ये क्या कर रहा है? स्टिमुलेट कर रहा है, यानी कि उनको ज्यादा कर रहा है। स्पेशली आपके पास ग्लूकोज की ब्रेकडाउन को आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था चैप्टर नंबर 11 के अंदर कि आपके पास क्या होता है, ग्लूकोज जब ब्रेक करता है ग्लाइकोलाइसिस से और क्रेब्स साइकिल से, तो आपके पास 37 से 38 एटीपीज जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। अब आपको पता है ग्लूकोज क्या है, आपके पास एक लार्ज मॉलिक्यूल है, तो आपके पास वो छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटता है। लार्ज मॉलिक्यूल्स का छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटना, इस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं कैटाबोलिज्म का, जिसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपल मॉलिक्यूल्स में टूटते हैं। आप लोगों ने पढ़ा था कि आपके पास जब कैटाबोलिज्म होती है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं वो सिंपल मॉलिक्यूल्स में टूटते हैं, तो ये आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक मतलब जिसके अंदर हीट लिबरेट होती है। तो इसका मतलब है जब आपके पास ये मेटाबॉलिक रिएक्शन होंगे T4 की वजह से, तो उसके रिजल्ट में आपके पास जो है हीट प्रोड्यूस होगी। जो आप लोगों ने चैप्टर नंबर 15 पढ़ा था आपके पास सेकेंड ईयर में, उसमें हम लोगों ने देखा था जो आपके पास नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस होती है उसमें T4 हार्मोन हेल्प करता है हीट प्रोडक्शन के लिए। तो वो किस तरह से हेल्प करता है कि वो आपके मेटाबॉलिक रिएक्शन को ज्यादा कर देता है, जिससे क्या होता है, आपके पास हीट की जनरेशन होती है। इसके बाद हम लोग कहते हैं कि आपके पास जो है वो इसकी प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज्यादा हाई होती है ग्रोथ के पीरियड में। क्यों हाई होती है? जारी बात है, बॉडी जब ग्रो कर रही होती है तो उसको एनर्जी की जरूरत होती है ताकि वो ग्रो कर सके। तो एनर्जी कहाँ से आनी है? जैसे अभी हम लोगों ने देखा था कि ग्लूकोज टूटता है, आपके पास 37 से 38 एटीपी जो उनको जनरेट करता है। तो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से आपके पास एनर्जी आनी है, यानी कि मेटाबॉलिक रिएक्शन के ज्यादा होने से आपके पास एनर्जी आनी है। तो जब आपके पास ग्रोथ का पीरियड हो रहा होता है, जब ग्रोथ चल रही होती है, तो आपकी बॉडी को ज्यादा जो है वो एनर्जी रिक्वायर्ड है। जब ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है तो इसकी स्क्रीशन ज्यादा होगी, ताकि आपके पास एटीपीज ज्यादा प्रोड्यूस हो, ज्यादा मेटाबॉलिज्म हो, ज्यादा एटीपीज प्रोड्यूस हो, ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो, और वो एनर्जी जो है आपकी ग्रोथ में जो है वो काम आ सके। इसी तरह से जो सेक्सुअल मेच्योरेशन होती है, यानी कि फीमेल लाइक करेक्टर्स बनना या मेल लाइक करेक्टर्स बनना, उसमें भी क्या होता है, उसमें आपको ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है।
यानी जब बॉडी ग्रो कर रही होती है, जब एडोलेसेंस का पीरियड आता है, तो उसमें क्या होता है, बॉडी को ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो तब भी आपके पास मेटाबॉलिक रेट जो है उसको ज़्यादा करने के लिए इसकी सिक्रीशंस ज़्यादा होती हैं। इसी तरह से इन्होंने मेंशन किया होगा कि आपके पास स्ट्रेस की कंडीशन में, फॉर एग्जांपल कोल्ड में और हंगर में, आपके पास इसकी सिक्रीशन ज़्यादा आ जाती है। सबसे पहले देखते हैं कोल्ड में इसकी सिक्रीशन क्यों ज़्यादा आती है। आप देखते हैं जब आपके पास कोल्ड होती है, यानी कि बाहर सर्दी का मौसम है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर जब फॉल कर रहा है, कम हो रहा है, तो बॉडी को वापस थर्मोस्टेट पे लाने के लिए, यानी 37 डिग्री पे लाने के लिए, जो नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस होती है, उसमें क्या किया जाता है कि T4 हार्मोन यानी कि थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो क्या करता है, मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर देता है। अभी पीछे भी हम लोगों ने बात की है कि ये आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जिसके रिजल्ट में आपके पास हीट की प्रोडक्शन होती है। जब हीट की प्रोडक्शन होगी तो अल्टीमेटली ये क्या करेगी, बॉडी के टेम्परेचर को राइज करेगी। तो आपको जो है वो कोल्ड से बचाने का ये एक मैकेनिज्म है। इसी तरह से अगर हंगर की बात करें, तो जब आप कुछ भी कंज्यूम नहीं कर रहे होते, फॉर एग्जांपल आप डाइटिंग पे हैं, आप कोई फूड कंज्यूम नहीं कर रहे, तो उस हंगर को कॉप करने के लिए, उस हंगर को फुलफिल करने के लिए आपके पास T4 हार्मोन काम करता है, क्योंकि आपकी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है। तो ये क्या करेगा, आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करेगा, मेटाबॉलिज्म को फास्ट करके एनर्जी की प्रोडक्शन करेगा, और वो एनर्जी आपकी बॉडी को प्रोवाइड करेगा ताकि वो आपके सर्वाइवल के लिए यूज़ हो सके। अच्छा जी, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि आपके पास जो T3 हार्मोन है और जो T4 हार्मोन है, ये दोनों सेम तरह से काम करते हैं। यानी कि T3 हार्मोन क्या है, आपके पास ट्राई आइडोथायरोनिन है, जबकि T4 क्या है, आपके पास थायरॉक्सिन है। दोनों सेम तरह से काम करते हैं। सेम तरह से क्या मतलब है कि दोनों क्या करते हैं, आपके मेटाबॉलिक रेट को ज्यादा करते हैं। यानी कि दोनों ने क्या करना है, मेटाबॉलिज्म को फास्ट करना है। यानी बेसिकली क्या करेंगे, आपके पास फॉर एग्जांपल ग्लूकोज की जो ब्रेकडाउन है उसको फैसिलिटेट करेंगे। ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से क्या है, आपके पास एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, 37 से 38 एटीपीज प्रोड्यूस हो रहे हैं, ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी और ज़्यादा हीट की प्रोडक्शन होगी। यानी कि बेसिकली दोनों हार्मोन्स क्या कर रहे हैं, आपके मेटाबॉलिक रेट को फास्ट कर रहे हैं। अच्छा जी, इसके अलावा हम लोगों ने जब सोमेटोट्रोफिन पढ़ा था, हार्मोन जो आपके पास पिट्यूटरी ग्लैंड में पढ़ा था, तो उसमें हम लोगों ने थायराइड हार्मोन की जो है वो बात की थी, थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स की बात की थी कि आपके पास अगर सोमेटोट्रोफिन जो है वो ठीक तरह से रिलीज नहीं हो रहा, तो T4 हार्मोन जो है वो हम लोग कहते हैं कि वो ठीक तरह से काम नहीं कर रहे, या थायराइड जो है ग्लैंड अपनी ठीक तरह से स्क्रीशंस नहीं कर रहे। क्यों इस तरह से हम लोगों ने बात की थी कि आपके पास जब सोमेटोट्रोफिन क्या था, आपके पास ग्रोथ हार्मोन था। जब आपके पास ग्रोथ हो रही होती है, तब आपकी बॉडी को ग्रो करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। एनर्जी किसने प्रोवाइड करनी है, आपके पास थायरॉक्सिन ने, यानी कि T4 हार्मोन ने मेटाबॉलिज्म को फास्ट करना है। जितना ज़्यादा मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, उतनी जल्दी आपके पास क्या होगी, एनर्जी की प्रोडक्शन होगी, उतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी। जितनी ज़्यादा आपके पास एनर्जी प्रोड्यूस होगी, उतना ज़्यादा आपके पास ग्रोथ के अंदर वो यूज़ होगी और बॉडी जो है वो ग्रो करेगी। इसके अलावा हम लोगों ने बात की थी कि आपके पास जो है वो ब्रेन सेल्स की डिफ्रेंसिएशन में ये आपके पास काम कर रहा होता है। डिफ्रेंसिएशन क्या होती है, हम लोग कहते हैं अगर हर सेल को उसका रोल डिफाइन हो जाए तो उसे हम लोग नाम देते हैं डिफ्रेंसिएशन का। ठीक है, जब आपके पास सेल के पास कोई काम नहीं होता तो वो इनडिफ्रेंशिएटेड होता है। अनडिफरेंशिएटेड सेल होता है जिसको कोई भी काम जो है, कोई भी टास्क उसको असाइन नहीं होता। जब उसको काम असाइन हो जाता है तो हम लोग कहते हैं यहाँ पास डिफरेंशिएशन है। जैसे हम लोगों ने ब्रेन में पढ़ा था कि कुछ पार्ट का काम क्या है, मेमोरी को स्टोर करना, कुछ और पार्ट का काम क्या है, लर्निंग करना। ठीक है, लर्निंग में कंट्रीब्यूट करना। इसी तरह से कुछ पार्ट का काम था मेमोरी में कंट्रीब्यूट करना, कुछ का आपके पास कोऑर्डिनेशन का काम था। तो हर एक एरिया को, हर हिस्से को जो है उसका काम असाइंड था। इस चीज को नाम देते हैं डिफरेंशिएशन का। अगर जो है आपके पास T4 हार्मोन अर्ली एजेस में जब डेवलपमेंट हो रही होती है, तब ठीक तरह से स्क्रीट ना हो, तो ब्रेन जो है वो ठीक तरह से डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। जब ठीक तरह से डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा, तो वो अपना काम जो है वो ठीक तरह से नहीं कर पाएगा, यानी कि आपके पास ब्रेन की एबनॉर्मल डेवलपमेंट होगी। इसी तरह से हम लोग एम्फीबियंस में बात करते हैं कि एम्फीबियंस में थायरॉक्सिन क्या करवाता है। थायरॉक्सिन बेसिकली मेटामॉर्फोसिस करवाता है। मेटामॉर्फोसिस अभी हम लोग आगे डायग्राम में भी देखेंगे कि मेटामॉर्फोसिस क्या होती है। मेटामॉर्फोसिस बेसिकली जिसके अंदर मॉर्फोलॉजी के अंदर चेंजेस आते हैं। मॉर्फोलॉजी कहते हैं स्ट्रक्चर को। जैसे फ्रॉग्स में या आप मॉस्किटोज वगैरह में देखें क्या होता है, सबसे पहले आपके पास अगर फ्रॉग में देखें, एग बनता है।
एग से वो टेडपोल स्टेज में जाता है, टेडपोल से वो थोड़ा एडल्ट टेडपोल बनता है, फिर अल्टीमेटली वो क्या करता है, फ्रॉग के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इन सब स्टेजेस के अंदर उसके स्ट्रक्चर एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। इस चीज को हम लोग नाम देते हैं मेटामॉर्फोसिस, यानी कि जिसमें आपके पास स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रहे हैं। अब ये स्ट्रक्चरल चेंजेस कौन करवा रहा है, ये आपके पास थायराइड हार्मोन करवा रहा है, थायराइड का हार्मोन करवा रहा है। कौन से वाला हार्मोन करवा रहा है, थायरोक्सिन करवा रहा है, ठीक है। तो अगर उसकी स्क्रीशन ठीक तरह से नहीं हो रही तो आपके पास जो भी एम्फीबियन है वो ठीक तरह से मेटामॉर्फोसिस नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपकी बुक में जो एग्जाम्पल कोट की हुई है वो आपके पास फ्रॉग की हुई है, कि अगर आपके पास थायराइड ग्लैंड की जो स्क्रीशंस हैं वो आपके पास डेफिशिएंट हो, यानी कि कम स्क्रीट हो रही हो, तो फ्रॉग जो है वो मेटामॉर्फोसिस नहीं कर पाता। यानी कि एग से टेडपोल बनने थे, टेडपोल ने बाद में क्या करना था, फ्रॉग में डेवलप होना था। तो जब आपके पास थायराइड की स्क्रीशन ही एब्सेंट होंगी तो वो टेडपोल जो है वो फ्रॉग के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, बल्कि उसका साइज इंक्रीज करता जाएगा, वो बड़ा टेडपोल बनता जाएगा। यानी कि वो दुम वाला ही टेडपोल रहेगा, वो कभी भी आपके पास एडल्ट फ्रॉग जो है वो नहीं बन पाएगा, क्योंकि मेटामॉर्फोसिस किसने करवानी थी, थायरोक्सिन ने करवानी थी। जब वो एब्सेंट होगा तो आपके पास टेडपोल का साइज इंक्रीज करेगा, एडल्ट फ्रॉग जो है वापस, जैसे कि इस डायग्राम में अगर आप देखें, ये आपको जो है वो मेटामॉर्फोसिस दिखाई हुई है। ये आपके पास जो है वो एग्स थे फ्रॉग के, जो कि किस में कन्वर्ट हुए, टेडपोल में कन्वर्ट हुए, और फिर उसकी क्या हुई, यहाँ पे उसकी लेग्स इमर्ज हुई। अल्टीमेटली वो आपके पास इसकी जो आगे वाली बॉडी है वो फ्रॉग लाइक हुई, लेकिन अभी भी टेल प्रेजेंट है। उसके बाद जो है ये एडल्ट फ्रॉग के अंदर कन्वर्ट हो गया। ये पूरा प्रोसेस जो है ये आपके पास मेटामॉर्फोसिस का है, जो कि किसके कंट्रोल में है, आपके पास थायराइड हार्मोन के कंट्रोल में है, यानी कि थायरोक्सिन के कंट्रोल में है। लेकिन अगर हम लोग कहते हैं थायरोक्सिन जो है वो ठीक तरह से रिलीज नहीं हो रहा, थायराइड की सिक्रीशंस ठीक तरह से रिलीज नहीं हो रही, तो क्या होगा, आपके पास एडल्ट फ्रॉग नहीं बनेगा, बल्कि यही जो टेडपोल है वो आपके पास क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा। यानी कि जब आपके पास ग्रोथ का पीरियड गुजरेगा तो अल्टीमेटली यही टेडपोल आपके पास लार्ज साइज का आएगा, कभी भी फ्रॉग के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। अच्छा जी, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि अगर T4 हार्मोन जो है आपके पास, थायरोक्सिन जो हार्मोन है, वो अगर आपके पास एक्सेस में स्क्रीट हो, यानी कि जरूरत से ज्यादा अगर वो स्क्रीट हो रहा है, तो उसके रिजल्ट में क्या होता है। अगर ये जरूरत से ज्यादा स्क्रीट हो, यानी कि एक्सेस में स्क्रीट हो, तो आपके पास ग्रेव्स डिजीज हो जाती है। अब ये जरूरत से ज्यादा स्क्रीट क्यों होता है, इसकी हम लोग रीजन देखते हैं, ठीक है, कि आपके पास जरूरत से ज्यादा स्क्रीट क्यों हो रहा है। हम लोग कहते हैं कि अगर बॉडी के अंदर एबनॉर्मल प्रोटीन्स आ रहे हैं, यानी कि कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटी आ गई है जिसकी वजह से प्रोटीन्स जो है वो जरूरत से ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं। जब एबनॉर्मल प्रोटीन्स आ जाएंगे, यानी कि जरूरत से ज्यादा प्रोटीन्स प्रोड्यूस होंगे, तो अल्टीमेटली उनको डिग्रेड करने के लिए आपको ज्यादा मेटाबॉलिक रिएक्शंस की जरूरत है, बॉडी को ज्यादा मेटाबॉलिक रिएक्शंस की जरूरत है। जब ज्यादा मेटाबॉलिज्म की रिक्वायरमेंट है तो आपके पास क्या होगा, थायराइड की जो थायराइड ग्लैंड है उसकी स्क्रीशन को ज्यादा स्क्रीट करवाया जाएगा, ताकि आपके पास मेटाबॉलिज्म जो है उसको स्टिमुलेट किया जा सके। जितना ज्यादा आपके पास थायराइड ग्लैंड की स्क्रीशन आएंगी, इसका मतलब है आपके पास T4 हार्मोन ज्यादा आएगा। जितना ज्यादा T4 हार्मोन आएगा, तो वही आपके पास कॉज क्या करवाएगा, आपके पास ग्रेव्स डिजीज कॉज करवाएगा। जितना ज्यादा T4 आएगा उसने मेटाबॉलिज्म को उतना फास्ट करना है, और आपके पास रिजल्ट में क्या होगा, आपके पास ग्रेव्स डिजीज जो है वो डेवलप कर जाएगी। अब ग्रेव्स डिजीज में होता क्या है, आपके पास क्योंकि मेटाबॉलिज्म आपको पता है बहुत ज्यादा फास्ट हो रहा है, हम लोगों ने पीछे भी बात की है कि आपके पास क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इनकी हीट की प्रोडक्शन ज्यादा करेगा। अब आपके पास मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा फास्ट हो रहा है, हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज्ड प्रेस्पायरेशन होगी, यानी कि पसीना बहुत ज्यादा आएगा, क्योंकि बॉडी के अंदर हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है। इसके अलावा इस डिजीज के अंदर एक्सोपथेल्मिक गॉइटर प्रोड्यूस होता है। गॉइटर क्या था, आपके पास जो थायराइड ग्लैंड है वो जो स्वेल कर जाता है, यानी कि इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड को हम लोग नाम देते हैं गॉइटर का। अब इसके अंदर है एक्सोपथेल्मिक गॉइटर। एक्सोपथेल्मिक गॉइटर क्या है, जिसके अंदर आपके पास बल्जिंग आइज आ जाती हैं। बल्जिंग आइज यानी कि आपके पास जैसे आंखें बाहर को निकली होती हैं, और उनका जो गॉइटर है, यानी कि आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो स्वेल किया होता है, गला जो है उनकी नेक लाइन जो है बिल्कुल ऐसे स्वेल हुई होती है और आगे की तरफ निकली होती है। अब आपको पता है T4 उनके अंदर ज्यादा स्क्रीट हो रहा है, T4 ने क्या करवाना है, मेटाबॉलिज्म ज्यादा करवाना है, तो उनके अंदर इंक्रीज्ड मेटाबॉलिज्म होगा। ऐसे लोगों को थकन बहुत ज्यादा फील होगी, यानी कि फिटीक बहुत ज्यादा होगी,
और इनका इरेगुलर हार्ट बीट होगी, यानी कि आपके पास मेटाबॉलिज्म इतनी ज्यादा हो रही है कि वो उसके हार्ट को जो है इफेक्ट कर रही है। अल्टीमेटली आपके पास मेटाबॉलिक रिएक्शन इतना ज्यादा हो जाएगा कि आपके पास कार्डिक फेलियर के यानी कि हार्ट अटैक के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अच्छा जी, तो यही उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया होगा कि अगर ये प्रोलॉन्ग रहे यानी कि ज्यादा देर के लिए रहे तो ये किस चीज को लीड करती है, हार्ट फेलियर को, यानी कि हार्ट अटैक को जो है वो लीड करती है। जैसे कि इस डायग्राम में अगर आप देखें, इस फिगर में देखें, तो आपके पास इसमें ग्रेव्स डिजीज दिखाई हुई है। इसकी नेक देखें तो यहाँ पे आपके पास जो है इसकी नेक जो है वो स्वॉलन है, यानी कि आपके पास इसका जो थायराइड ग्लैंड है वो स्वॉलन है, और यहाँ पे आपके पास गोइटर की कंडीशन आ रही है। और ये वाला गोइटर आपके पास एक्सोपैथेल्मिक गोइटर है, क्योंकि इसकी आंखें भी यूं देखें तो आपके पास बाहर को निकली हुई है, यानी कि बल्जिंग आइज आ रही हैं। आपके पास बल्जिंग आइज वाला जो गोइटर है उसे हम लोग नाम देते हैं एक्सोपैथेल्मिक गोइटर का, जो कि किस वजह से होता है, वो आपके पास एक्सेस ऑफ थायरॉक्सिन यानी कि T4 हार्मोन की ओवर स्क्रीशन की वजह से होता है, जो कि ग्रेव्स डिजीज में होती है। ठीक है, तो आपके पास एक्सोपैथेल्मिक गोइटर किस कंडीशन में आ रहा है, आपके पास ग्रेव्स डिजीज के अंदर आ रहा है। अच्छा जी, इसी तरह से हम लोग बात करते हैं कि अगर इसकी डेफिशिएंसी हो यानी कि अगर इसकी कमी हो तो फिर क्या क्या रिजल्ट होते हैं। सबसे पहले इन्होंने आपके पास इसकी डेफिशिएंसी बताई हुई है जो कंजेंशली होती है। कंजेंशली का मतलब है बाय बर्थ अगर इसकी डेफिशिएंसी आ रही है उसे हम लोग नाम दे रहे हैं कंजेंशली का। ठीक है, कंजेंशली का मतलब होता है बाय बर्थ। अगर बाय बर्थ इसकी डेफिशिएंसी आ रही है यानी कि बाय बर्थ इसकी कमी आ रही है थायरॉक्सिन की, T4 हार्मोन की, तो आपके पास एक डिजीज आ जाती है क्रेटिनिज्म। आपको पता है T4 ने क्या करवाना है, मेटाबॉलिज्म को फास्ट करवाना है। अब इसकी अगर अंडर स्क्रीशन आ रही है यानी कि डेफिशिएंसी आ रही है तो आपके पास मेटाबॉलिज्म ठीक तरह से नहीं हो पाएगा, यानी कि बॉडी के जितने फंक्शंस हैं वो ठीक तरह से परफॉर्म नहीं हो पाएंगे। अब इसके अंदर क्रेटिनिज्म में क्या होता है, बॉडी जो है वो नॉर्मली ग्रो नहीं कर पाती, क्योंकि बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म है वो नॉर्मली नहीं हो रहा। अब इस केस में क्या होता है कि आपके पास जो भी पेशेंट होता है उसके स्मॉल स्केंटी हेयर्स होते हैं, यानी कि एक तो हेयर्स होंगे छोटे होंगे, स्मॉल होंगे, स्केंटी होंगे मतलब बहुत फ्यू होंगे। ठीक है, एक तो छोटे होंगे और कहीं कहीं पे बाल प्रेजेंट होंगे। इसी तरह से इसकी जो स्किन होती है वो आपस येलो कलर की होती है और स्केली होती है, यानी कि आगे कोई इकट्ठी हुई होती है और उसके ऊपर स्केल लाइक जो है वापस अपीयरेंस आ रही होती है। जैसे सर्दियों में अक्सर जो है वो स्केली आपके पास स्किन आ जाती है, बिल्कुल नॉर्मली भी इनकी स्किन जो है उस तरह की होगी, आपके पास स्केली होगी। इसके अलावा वो ये वाले जो पेशेंट्स हैं वापस मेंटली रिटार्डेड होंगे। हम लोगों ने फर्स्ट या सेकेंड स्लाइड में बात की थी कि आपके पास थायरॉक्सिन क्या कर रहा था, आपके पास जो है वो ब्रेन की डिफ्रेंसिएशन में हेल्प कर रहा था। अब थायरॉक्सिन ही आपके पास एब्सेंट है या डेफिशिएंट है तो ब्रेन जो है वो ठीक तरह से डेवलप नहीं कर पाएगा। इस वजह से ये जो पेशेंट्स होंगे ये आपके पास मेंटली रिटार्डेड होंगे, यानी कि इनका ब्रेन जो है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा। इसी तरह से हम लोगों ने बात की थी कि आपके पास जो है सेक्सुअल मैच्योरेशन में भी आपके पास जो है वो थायरॉक्सिन हेल्प कर रहा होता है। तो इनके अंदर अंदर जो है वो अंडर सिक्रीशन आ रही है थायरॉक्सिन की, तो ऐसे पेशेंट जो है वो सेक्सुअली भी ठीक तरह से जो है वो डेवलप नहीं कर पाएंगे। जैसे कि इस स्लाइड में देखें, ये आपके पास क्रेटिनिज्म की पेशेंट है। यहाँ पे देखें तो इस जगह पे इसके बाल ही नहीं है, यानी कि इसके अंदर स्केंटी हेयर्स आ रहे हैं। इसी तरह से इसकी स्किन देखें तो आगे की तरफ जो है वो आपके पास इकट्ठी हुई हुई है। ठीक है, यानी कि आपको इसके फेस से भी पता चल रहा है कि आपके पास इसकी स्किन जो है वो आपस हार्ड आ रही है, थिक आ रही है। ऐसे पेशेंट जो है आपके पास मेंटली भी एबनॉर्मल होते हैं, यानी कि आपके पास जो है वो उनका ब्रेन भी प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ होता और आपस सेक्सुअल मैच्योरेशन भी उनके अंदर नहीं होती है। अच्छा जी, अभी हम लोगों ने बात की थी कि अगर आपके पास ये बाय बर्थ जो है इसकी कमी आ रही हो तो फिर क्या रिजल्ट होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर लेटर ऑन लाइफ में इसकी डेफिशिएंसी आ रही हो तो फिर आपके पास क्या होता है। लेटर ऑन अगर इसकी डेफिशिएंसी आ रही हो तो वो किस वजह से आती है, अगर आपकी डाइट के अंदर लो आयोडीन हो, यानी कि आपकी डाइट के अंदर प्रॉपर आयोडीन प्रेजेंट ना हो, तो उस वजह से ये आपके पास कंडीशन आ जाती है। उसमें क्या होता है कि आपके पास जो है वो गोइटर प्रोड्यूस होता है, यानी कि आपका जो थायराइड ग्लैंड है जो नेक के अंदर प्रेजेंट है वो स्वेल कर जाएगा, और अल्टीमेटली क्या होगा, बॉडी के अंदर फैट की डेपोजिशन होना शुरू हो जाएगी, यानी कि फैट जो है वो ज्यादा होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से बॉडी जो है वो ओवरवेट हो जाएगी। अब फैट क्यों ज्यादा हो रहा है, क्योंकि हमें पता है थायरॉक्सिन की एब्सेंस आ रही है। थायरॉक्सिन ने क्या करना था, मेटाबॉलिज्म को फास्ट करवाना था। अब थायरॉक्सिन ही आपके पास एब्सेंट है तो आपके पास मेटाबॉलिज्म है वो आपके पास नॉर्मली नहीं हो पाएगा। नॉर्मली नहीं हो पाएगा तो फैट क्या करेगा, आपकी बॉडी के अंदर डिपॉजिट करता जाएगा, जिसकी वजह से बॉडी जो है वापस ओवरवेट हो जाएगी।
इस कंडीशन को हम लोग नाम देते हैं मिक्सोडीमा का, जिसके अंदर क्या होता है, आपके पास जो हैंड और स्किन है आपके पास वो स्वेल कर जाती है, यानी कि उसकी पफिनेस हो जाती है। जहां पे फैट ज्यादा डिपॉजिट होगा वहां पे आपके पास क्या होंगे, वहां पे रिंकल्स भी आ जाएंगे, रिंकल्स आ जाएंगे, वहां पे जो स्किन है वो आपस इकट्ठी हो जाएगी और आपस जो है वो वहां पे डार्कनिंग स्किन की स्टार्ट हो जाएगी और अल्टीमेटली वहां पे ब्लिस्टर्स बन जाएंगे। इसके अलावा बॉडी और मेंटल प्रोसेसेस भी आपके पास रिटार्ड हो जाते हैं, क्योंकि आपके पास थायरॉक्सिन क्या कर रहा था, आपके पास ब्रेन की डेवलपमेंट में काम कर रहा था। जब ये ठीक तरह से प्रोड्यूस नहीं होगा तो मेंटल प्रोसेसेस भी आपके पास डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसी तरह से बॉडी के अंदर जो है वो मेटाबॉलिज्म ठीक तरह से नहीं हो रहा तो बॉडी के फंक्शंस भी आपके पास डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसके अलावा आपके पास येलो बॉक्स में उन्होंने दिया होगा कि इसकी डेफिशिएंसी को जो है वो पूरा करने के लिए फिर क्या किया जाता है, आपके पास टेबल सॉल्ट विद आयोडीन जो है वो रिकमेंड किया जाता है, यानी कि आयोडीन मिला नमक जो है वो आपके पास रिकमेंड किया जाता है ताकि बॉडी के अंदर आयोडीन की डेफिशिएंसी ना हो। जब आयोडीन की डेफिशिएंसी नहीं होगी तो आपके पास थायरॉक्सिन की डेफिशिएंसी नहीं होगी और बॉडी जो है वापस नॉर्मली वर्क करेगी। जैसे कि इस फिगर में देखें, इस फिगर में आपके पास जो है वो मिक्सोएडिमा का पेशेंट दिखाया हुआ है। इसकी लेग्स देखें तो यहाँ पे आपके पास बहुत ज्यादा फैट जो है वो कम्युलेटेड है और यहाँ पे आपके पास जो है उसकी रिजल्ट में क्या हुआ है, झुर्रियां सी पड़ी हुई है, रिंकल्स पड़े हुए हैं जहाँ पे फैट आपके पास ज्यादा आ रहा था। अब एक जगह पे स्किन इकट्ठी हो जाए तो जाहिर बात है वहां पे आपके पास स्वेट प्रोड्यूस होगा, स्वेट की वजह से आपके पास क्या होगा, वहां पे ब्लिस्टर्स बन जाएंगे। तो आपके पास जो है वो मिक्सोएडिमा आ रही है जिसमें आपके पास क्या हो रहा है, पफिनेस हो रही है डिफरेंट ऑर्गन्स की, यानी कि वो स्वेल कर रहे हैं, उनकी पफिनेस आ रही है। अच्छा जी, तो हम लोगों ने थायराइड ग्लैंड है उसके दो हार्मोन्स को डिस्कस कर लिया है, यानी कि T3 और T4 को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, जिनका मेजरली काम क्या था, आपके पास मेटाबॉलिज्म को फास्ट करवाना। अब थर्ड हार्मोन की बात करते हैं जो आपके पास है कैल्सिटोनिन। जैसे इसके नाम से पता चल रहा है कि कैल्सिटोनिन आपके पास कैल्शियम से रिलेटेड है। ये बेसिकली करता क्या है कैल्सिटोनिन, ये आपके पास ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को कम करता है, यानी कि आपके पास क्या करेगा, अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम ज्यादा आ रहा है तो उसके लेवल को ये क्या करेगा, कम करेगा। ठीक है, तो अगर आपकी ब्लड के अंदर ज्यादा कैल्शियम है, हाई कैल्शियम प्रेजेंट है, तो बॉडी क्या करेगी, कैल्सिटोनिन को स्क्रीट करेगी ताकि आपके पास ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल कम हो सके। इसी तरह से अगर ब्लड के अंदर पहले से ही आपके पास लो आ रहा है कैल्शियम तो इसकी स्क्रीशन को रोक दिया जाएगा ताकि आपके पास पहले ही कैल्शियम जो है वो लो है और मजीद उसकी कमी ना आए, इस वजह से इसकी स्क्रीशन को स्टॉप कर दिया जाता है, इनहिबिट कर दिया जाता है। यानी कि कैल्सिटोनिन का मेन फंक्शन क्या है, कैल्शियम के लेवल को कम करना। अगर ब्लड में ज्यादा है तो ये रिलीज होगा ताकि कैल्शियम को कम करे, अगर ब्लड में कैल्शियम कम है तो इसको इनहिबिट कर दिया जाएगा ताकि जो पहले से कमी आ रही है वो मजीद जो है वो कम ना हो सके। अच्छा जी, इसके अलावा हम लोग बात करते हैं कि कैल्सिटोनिन का एक्सेस होना या इसकी डेफिशिएंसी होना आपके पास कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर देता है। अब जारी बात है आपके पास अगर ये ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो आपके पास ज्यादा कैल्शियम को कम करेगा, अगर कम प्रोड्यूस हो रहा है तो आपके पास कैल्शियम जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आपके पास कैल्शियम की मेटाबॉलिज्म इससे डिस्टर्ब हो रही है। अब कैल्शियम की मेटाबॉलिज्म की वजह से क्या होता है, डिफरेंट फंक्शंस जो है वापस डिस्टर्ब होते हैं। जैसे इन्होंने लिखा हुआ है आपके पास एसोसिएटेड टू नर्व। हम लोगों ने पीछे नर्व इंपल्स वाले टॉपिक के बाद जब साइनेप्स पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि आपके पास एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इंपल्स मूव करती है, यानी कि मैसेज मूव करता है। उसमें हम लोगों ने देखा था कि कैल्शियम का रोल कहाँ पे आ रहा था, आपके पास प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ वेजिकल्स को फ्यूज करवाने का काम कौन कर रहा था, कैल्शियम कर रहा था। उसको जो मूव करवा रहा था वापस कैल्शियम करवा रहा था। अब जाहिर बात है अगर आपके पास कैल्शियम एब्सेंट है तो आपके पास साइनैप्स से इंपल्स मूव नहीं कर पाएगी, इंपल्स मूव नहीं कर पाएगी तो अल्टीमेटली आपके पास मैसेज नहीं जा पाएगा, अल्टीमेटली बॉडी जो है वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगी। इसी तरह से अगर स्केलेटन की बात करें तो आपको पता है बोन्स के अंदर कैल्शियम होती है, अगर आपके पास जो है वो बोन्स के अंदर से कैल्शियम खत्म हो जाए तो आपके पास जो स्केलेटन है वो वीक हो जाएगा, यानी कि आपके पास कैल्शियम से क्या हो रहा है, स्केलेटन भी इफेक्ट हो रहा है। फिर मसल्स की अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 16 में पढ़ा था जो स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल था कि आपके पास जो क्रॉस ब्रिजेस बनते हैं उसमें कैल्शियम का मेन रोल होता है, यानी कि थिक फिलामेंट के साथ जो थिन फिलामेंट की ज्वाइनिंग होती है उसमें कौन करवा रहा होता है, आपके पास हेल्प कौन कर रहा होता है, आपके पास कैल्शियम करता है जो ट्रोपोनिन के साथ जाके बाइंड करता है, आपके पास हेड को एक्सपोज करता है ताकि मायोसिन का हेड उसके ऊपर जो है वो आके अटैच हो सके। इसी तरह से अगर ब्लड की बात करें तो ब्लड की क्लॉटिंग के अंदर कैल्शियम जो है वो हेल्प कर रहा होता है।
क्लॉट किसने करना होता है, यानी कि ब्लड को रोकना किसने होता है, जब आपको कोई जख्म लगता है उसको जमाना किसने होता है, फेब्रिनोजन ने जमाना होता है। तो उसके साथ जो है वो कैल्शियम बाइंड करता है और ब्लड क्लॉटिंग के अंदर आपकी हेल्प करता है। अच्छा जी, इसके अलावा हम लोग बात करते हैं कि कैल्सिटोनिन क्या है, आपके पास एंटागोनिस्टिक है पैराथ हार्मोन के। अब पैराथ हार्मोन क्या चीज है वो हम लोग अभी पैराथायरॉयड ग्लैंड में पढ़ेंगे, जो आपके पास पैराथायरॉयड ग्लैंड की स्क्रीशन है। कैल्सिटोनिन क्या कर रहा है, आपके पास कैल्शियम के लेवल को लो कर रहा है, जबकि पैराथ हार्मोन क्या करेगा, आपके पास कैल्शियम के लेवल को ज्यादा करेगा। यानी कि दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्ट आ रहे हैं, यानी कि एक दूसरे के ऑपोजिट काम कर रहे हैं। तो ये था आपके पास थायराइड ग्लैंड। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड की। पैराथायरॉयड ग्लैंड हम लोग देखें, अगर थायरॉयड ग्लैंड की पोस्टीरियर साइड पे यानी कि पिछली साइड पे इसकी जो साइड वाली लोब्स होती हैं, साइड वाले हिस्से होते हैं, उसके ऊपर आपको ये येलो कलर का ग्लैंड मिलता है छोटा सा, जिसे हम लोग नाम देते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड का। ये क्या करता है, ये आपके पास जो है वो पैराथ हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। तो हम लोगों ने बात की है कि आपके पास थायराइड ग्लैंड की पोस्टीरियर साइड पे यानी कि पिछली साइड पे आपके पास क्या प्रेजेंट है, आपके पास पैराथायराइड ग्लैंड है प्रेजेंट है। कहाँ पे प्रेजेंट है, उसकी लेटरल लोब्स पे, यानी कि आपका जो साइड वाला हिस्सा आ रहा है थायराइड ग्लैंड का, वहां पे आपके पास पैराथायराइड ग्लैंड है वो प्रेजेंट है। अच्छा जी, ये आपके पास मेनली क्या प्रोड्यूस करता है, आपके पास पैराथ हार्मोन जो है उसको प्रोड्यूस करता है, जिसका काम क्या होता है, आपके पास कैल्शियम के लेवल को ज्यादा करना, यानी कि क्या करता है, कैल्शियम के लेवल को ज्यादा करता है। अच्छा जी, तो आपके पास अगर बॉडी के अंदर लो कैल्शियम आ रहा है, यानी कि कैल्शियम की कमी आ रही है, तो इसकी जो है इसकी सिक्रीशन आपके पास ज्यादा होगी, यानी कि आपके पास लो कैल्शियम होना इसकी प्रोडक्शन को ज्यादा करता है। इसी तरह से अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम पहले से ही ज्यादा है, तो आपके पास पैराथ हार्मोन जो है वो स्क्रीट नहीं होगा, क्योंकि इसने क्या करना है, कैल्शियम को ज्यादा करवाना है। तो अगर पहले से ही कैल्शियम ज्यादा है, तो मजीद कैल्शियम की स्क्रीशन को रोकने के लिए आपके पास जो है वो इसको प्रोड्यूस नहीं करवाया जाएगा, क्योंकि अगर ये स्क्रीट होगा तो मजीद कैल्शियम जो है वापस ज्यादा हो जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि अगर इसकी अंडर एक्टिविटी हो, यानी कि अगर ये ठीक तरह से स्क्रीट ना हो, तो फिर क्या होता है। हमें पता है इसने क्या करना है, कैल्शियम के लेवल को ज्यादा करवाना है। अगर ये ठीक तरह से स्क्रीट ना हो तो क्या होगा, ब्लड के अंदर जो कैल्शियम का लेवल है वो बहुत ज्यादा ड्रॉप कर जाएगा, बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, जिसकी वजह से आप पास मसल टेटनी का कंडीशन आ जाती है। मसल टेटनी हम लोगों ने चैप्टर नंबर 16 में पढ़ा था कि आपके पास ब्लड के अंदर अगर कैल्शियम का लेवल लो हो तो आपके पास मसल टेटनी आ जाती है, जिसमें क्या होता है, आपके पास जो मसल्स हैं वो ट्विच कर जाते हैं, उनमें कन्वल्जन्स आ जाती हैं, आपके पास जो नर्व्स होती हैं वो बहुत ज्यादा स्टिमुलेट हो जाती हैं। ठीक है, आपके पास नर्व्स जो हैं वापस, मसल्स जो हैं वापस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। अच्छा जी, इसी तरह से हम लोग बात करते हैं इसकी ओवर एक्टिविटी की, यानी कि अगर ये जरूरत से ज्यादा स्क्रीट हो तो फिर क्या होता है। अब जरूरत से ज्यादा स्क्रीट हो तो इसने क्या करना है, कैल्शियम के लेवल को बहुत ज्यादा करवाना है। तो आपके पास फिर क्या होता है, डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन स्टार्ट हो जाती है, यानी कि इसने क्या करना है, ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को ज्यादा करवाना है। तो ये किस तरह से ज्यादा करवाएगा कि बोन्स के अंदर से कैल्शियम लेके उसको ब्लड के अंदर डिपॉजिट करना शुरू कर देगा। बोन से जब कैल्शियम लेगा ब्लड के अंदर जो है वो डिपॉजिट करना शुरू कर देगा, ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को ज्यादा करना शुरू कर देगा, जिससे अल्टीमेटली क्या होगी, आपके पास बोन्स की डीमिनरलाइजेशन आपके पास स्टार्ट हो जाएगी। जब बोन्स आपके पास वीक हो जाएंगी तो वो आपके पास वेट जो है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, तो उनके टेढ़े होने के चांसेस जो है आपके पास ज्यादा हो जाएंगे, जिसे हम लोग कहते हैं कि आपके पास रिकेट्स लाइक जो है वो कंडीशन आ जाती है। रिकेट्स में क्या होता है, आपकी बोन्स जो है वो आपस वेट बियर नहीं कर पाती और वो टेढ़ी हो जाती है। इसी तरह से ब्लड के अंदर अगर कैल्शियम का लेवल बहुत ज्यादा हो, तो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 15 में पढ़ा था कि आपके पास हाइपर कैल्सीमिया हो जाता है, यानी कि आपके पास ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा कैल्शियम का लेवल आ रहा है, जिससे क्या होता है, आपके पास किडनी के अंदर कैल्शियम के बने हुए स्टोन्स जो हैं वो ज्यादा हो जाते हैं, जो कि आपके पास फेटल है, यानी कि डीमिनरलाइजेशन भी आपके पास फेटल है बोन्स की, और इसके अलावा किडनी स्टोन्स का बनना भी आपके पास फेटल कंडीशन है। तो ये आपके पास था पैराथायरॉयड ग्लैंड।